गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग इज़ बेस्ड ऑन द I²R इफेक्ट व्हेन करंट इज पास थ्रू अ रेजिस्टेंस एलिमेंट। I²R लॉस टेक्स प्लेस which produces heat. There are two methods of resistance heating: direct method of resistance heating, indirect resistance heating. रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर हम I²R के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें I करंट पास करते हैं तो उसके अंदर I²R लॉस होते हैं और इन लॉसेस की वजह से हीट जनरेट होती है और इस हीट को हम हीटिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग को हम मेन दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। पहले हम लेते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है। इन दिस मेथड द मटेरियल और द चार्ज टू बी हीटेड इज ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस and current is passed through it. The charge may be in the form of powder, small solid pieces or liquid. The two electrodes are inserted in the charge and connected to either AC or DC supply. Two electrodes will be required in case of DC or single phase AC supply, but there would be three electrodes in case of three phase supply. When the charge is in the form of small pieces, a powder of high resistivity material is sprinkled over the surface of the charge to avoid direct short circuit. Heat is produced when current passes through it. This method of heating has high efficiency because the heat is produced in the charge itself. डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड के अंदर जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी फर्नेस है या इलेक्ट्रिक फर्नेस है इसके अंदर मटेरियल जिसको हमें गर्म करना है और जिसे हम चार्ज कहते हैं वो भर दिया जाता है और इस मटेरियल के अंदर हम दो रेजिस्टिव एलिमेंट जो है या हीटिंग एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देते हैं या इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इंसर्ट कर देते हैं और चार्ज जो है वो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड पीसेस के फॉर्म में हो सकता है या लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है और इस चार्ज के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इमर्ज रहते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को हम AC या DC सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास में DC या सिंगल फेस AC है तो हमें दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे और अगर हमारे पास में 3 फेस AC सप्लाई है तो हमें 3 इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे। अगर चार्ज जो है हमारा सॉलिड छोटे छोटे सॉलिड पीसेस के फॉर्म में है तो उसके ऊपर हम हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल को जो है वो स्प्रिंकल या बुरक देते हैं जिससे कि उस मटेरियल के अंदर या चार्ज के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है चार्ज के, इसलिए इस मेथड की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इस मेथड के अंदर हम इजीली करंट को चेंज नहीं कर सकते हैं तो इस मेथड के अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एफिशिएंसी इस मेथड की ज़्यादा होती है। एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट हीटिंग। This method of heating is used in resistance welding, the electrode boiler for heating water, salt bath furnace which is used for hardening steel tools and prevents oxidation. डायरेक्ट हीटिंग को हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर, इलेक्ट्रोड बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए, सॉल्ट बाथ फर्नेसेस के अंदर स्टील टूल्स की हार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इन दिस मेथड ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through a resistance element which is placed in an electric furnace. Heat produced is proportional to I²R losses in the heating element. The heat so produced is delivered to the charge either by radiation or convection or by a combination of two. Resistance is placed in a cylinder which is surrounded by the charge placed in the jacket as shown in the figure. This arrangement provides uniform temperature. Moreover, automatic temperature control can also be provided. इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर जैसा कि नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि इसके अंदर जो है वो हीटिंग जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे जो हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं या रेजिस्टेंस जो यूज़ कर रहे हैं वो चार्ज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है इसके अंदर जो जैकेट बना हुआ है उसके अंदर एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर के अंदर तो हीटिंग एलिमेंट रखा हुआ होता है और इस सिलेंडर के आउटर में जो जैकेट है उसके अंदर चार्ज भरा हुआ रहता है। तो जब भी हम इस हीटिंग एलिमेंट को इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये हीटिंग एलिमेंट हीट होगा और हीट प्रोड्यूस करेगा और ये हीट जो है
आउटर जैकेट में प्लेस चार्ज को ट्रांसफ़र होगी और ये हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है बाय कंडक्शन नहीं होगी, ये कन्वेक्शन या रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफ़र हो रही है। या तो हम इसमें कन्वेक्शन का मेथड यूज़ कर सकते हैं या रेडिएशन का, या दोनों मेथड्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग, दिस मेथड ऑफ हीटिंग इज़ यूज्ड इन रूम हीटर्स, वाटर हीटर, ओवन्स लाइक डोमेस्टिक कुकिंग एट्सेट्रा। इस मेथड को हम रूम हीटर्स के लिए, वाटर हीटर्स के लिए, डोमेस्टिक कुकिंग में ओवन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट, एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए उसके अंदर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सो दैट स्मॉल लेंथ ऑफ वायर मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गिवन अमाउंट ऑफ हीट। जो हीटिंग एलिमेंट है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, जिससे कि गिवन हीट प्रोवाइड करने के लिए हमें जो लेंथ है हीटिंग एलिमेंट की वो कम चाहिए हो। सेकेंड, हम जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट कैन विथस्टैंड फॉर हाई टेम्परेचर्स। अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर विल नॉट डिस्ट्रॉय द एलिमेंट। जो भी हम यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए, जिससे हम हायर टेम्परेचर्स अचीव कर सकें। हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो लो होना चाहिए फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस विद द ऑपरेटिंग टेम्परेचर शुड बी वेरी लो। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ़ द मटीरियल हैज़ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो हीटिंग एलिमेंट है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कम से कम वेरी हो और हमें कांस्टेंट हीटिंग मिले। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड लेयर विल शॉर्टन इट्स लाइफ। जो हीटिंग एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। इट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। नॉन कोरोसिव, द एलिमेंट शुड नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी अदर केमिकल फ्यूम्स। जो हीटिंग एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो जो है जब उसका एक्सपोजर हो एटमॉस्फेयर में या जो केमिकल फ्यूम्स बन रही हैं हीटिंग में, उसकी वजह से उसमें जंग आदि नहीं लगना चाहिए। इकोनॉमिकल, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शुड नॉट बी सो हाई। और जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। मटेरियल्स यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं जो हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। जनरली अलॉयज़ हैं, जो 4-5 नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो है निकल क्रोमियम अलॉय, निकल क्रोमियम आयरन अलॉय, निकल कॉपर अलॉय, आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम अलॉय। यहाँ टेबल में हम कितने टेम्परेचर के लिए कौन सा अलॉय यूज़ करेंगे ये दिया गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट्स जो है कुछ समय बाद जो है इनका लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है और उसके ये मेन 4 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स आर द पॉइंट्स इन द हीटिंग एलिमेंट विच आर फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर्स। हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है उसकी एलिमेंट की बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो इन पॉइंट्स पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा और उस पॉइंट का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट्स क्रिएट होकर वो एलिमेंट ब्रेक हो जाएगा। कंटेमिनेशन एंड कोरोजन, ऑयल फ्यूम्स कॉज्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ कंपोनेंट्स कंटेमिनेटेड विद लुब्रिकेंट कंटेमिनेट द एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूस ड्राई कोरोजन। क्या होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट जब एटमॉस्फेयर या जो केमिकल फ्यूम्स हीटिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, जब उनके कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग आदि लग जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इंटरमिटेंसी ऑफ ऑपरेशन, अगेन अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो हॉटस्पॉट्स बनेंगे और वो एलिमेंट ब्रेक हो जाएगा। वाइब्रेशन ब्रेक, एक्सेसिव वाइब्रेशन में कॉज द हीटिंग एलिमेंट टू ब्रेक रिजल्टिंग टू फेलियर। बार बार जब हम एलिमेंट को गर्म और ठंडा कर रहे हैं तो उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से वो एलिमेंट ब्रेक हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा रेजिस्टेंस हीटिंग को। यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस हीटिंग कितने तरह की होती है, प्लस इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हम रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, प्लस क्या कॉजेज़ हैं इनके फेलियर के।